हेलो एवरीवन, आज पावर शेयरिंग करेंगे हम। चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का चैप्टर एसएसटी का। और इसमें हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मेजोटिनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि बिल्कुल आपके नोट्स हैं। पूरी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करके इन्हीं नोट्स को लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, बहुत आपको बेनिफिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी 1 करोड़ की लगभग जनसंख्या है बेल्जियम की। यूरोप का ये एक कंट्री है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के लोग रह रहे हैं, जैसे आपके डच, फ्रेंच, जर्मन, इस प्रकार से एथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ का बहुत ही डिफरेंट है। अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन। दो रीजन है यहाँ पर, फ्लैमिश रीजन है और एक है वलोनिया रीजन। तो 59% जो फ्लैमिश रीजन में रह रहे हैं वो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन, वो जो है फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रिमेनिंग 1% जो बेल्जियम की जो पब्लिक है, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करती है। In Belgium capital Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking। देखो बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल है उसके अंदर 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। और 20% जो है डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब कि माइनॉरिटी में। तो आप देख सकते हो कि अगर पूरे देश की बात की जाए तो 59% लोग तो डच हैं और जो आपके 40% है वो फ्रेंच हैं। वहाँ पर डच की संख्या ज़्यादा है, पर जब हम ब्रुसेल में देखते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच की संख्या ज़्यादा है और डच की संख्या कम है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जो कम है संख्या में, वो रिच हैं और पावरफुल हैं। दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज दे द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। क्योंकि देखो डच जो है संख्या में तो ज़्यादा है पर उनको उतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसी कारण से वो नाराज़ रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, यहाँ तक कि उनको अच्छे से एजुकेशन भी नहीं मिल रही है, रिच भी नहीं हो पा रहे। पावरफुल भी जो ज़्यादा हैं वो फ्रेंच हैं। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, tension between the Dutch speaking and French speaking community created due to these differences। 1950 से 1960 का जो दशक उनका टाइम पीरियड रहा, उस बीच में इनके बीच में थोड़े बहुत जो है क्लैश होना शुरू हो गए। क्लैश मतलब एक तरीके से आपस में झगड़े वगैरह या एक दूसरे से बनना ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने लगी। मतलब कह सकते हो कि नॉर्मली इनके बीच में जो है तानाशानी चलने लगी कि भाई एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ या एक दूसरे को जो है पीछे छोड़ने की होड़, इस तरीके की कोशिश चलने लगी। सेकंड हमारा पॉइंट आता है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, जो आपको ये बताएगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, आपको पता ही है, एक छोटा सा द्वीप है भारत के साथ जुड़ा हुआ। साउथ ऑफ इंडिया, हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल, लगभग इसमें 2 करोड़ की जनसंख्या रहती है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिनला स्पीकर, सिनला बोल सकते हो, सिनला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। यहाँ पर जो सिनला बोलने वाले लोग हैं वो 74% है और जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो 18% है। तो ये इनका कॉम्पोजिशन है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो वेराइटीज़ हैं। तमिल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स 13%, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, यानी जो 13% जो हैं वो श्रीलंका के ही तमिल हैं, यहाँ वहाँ के हैं। और इंडियन तमिल 5% है, जो भारत से प्लांटेशन वर्कर्स बनकर अंग्रेज़ों के समय में यानी कॉलोनियल पीरियड्स के समय में गए थे। मोस्ट ऑफ सिनला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट, यानी वो बुद्धिज़्म को मानते हैं, यानी बुद्ध भगवान को मानते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और कुछ जो तमिल हैं वो या तो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिनला, लगभग 7% के करीब यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं और यहाँ पर जो है वो या तो तमिल भी हैं और या तो सिनला भी हैं, मतलब वो डिवाइडेड हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं या एक ही लैंग्वेज को अपना रखा है, वो तमिल भी है, कुछ लोग तमिल हैं और कुछ लोग सिनला हैं।
तो अब है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आएगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों ज़रूरी है। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स टू स्टैब्लिश सिनला सुप्रीमेसी दीज आर। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ एक ही प्रकार से देखा कि जिसकी संख्या ज़्यादा है वही डोमिनेट करेगा, वही अपने नियम कानून बनाएगा, उसी को ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। हर एक चीज़ में इन्होंने क्या करा, अपने आप को जो है आगे रखा है। जैसे सिनला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ पर तमिल भी हैं, वहाँ पर तमिल लैंग्वेज भी बोली जाती है, बट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिनला लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दिया है। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो, उनमें जो ज़्यादातर जो लोग हैं आगे बढ़ते हैं वो सिनला ही हैं, यानी उन्हीं को फेवर किया जा रहा है, उन्हीं को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। These decisions gradually increase the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल्स। और इसी कारण से क्या है, श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं या जो श्रीलंका में ही रहने वाले तमिल लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को ये बुरा लग रहा है और उनके बीच में जो है ये चीज़ भेदभाव की तरह दिख रही है, तो वो इसको जो है सही नहीं मानते। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने भी जो बहुत सारे जो है स्ट्रगल वगैरह शुरू कर दिए कि भाई हमारी लैंग्वेज को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। देखो सभी चाहते हैं कि थोड़ी बहुत बेनिफिट्स हमें भी मिले, क्योंकि देश एक है, पब्लिक एक है, पर वैरायटी के कारण आपकी जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिल रहे। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, वो भी चाहते हैं कि भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन और जॉब्स में, उनको भी एजुकेशन लेने का अधिकार हो, उनको भी अच्छी जॉब्स पाने का अधिकार हो, ये सारी चीज़ें वो भी चाहते हैं। बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent तमिल इलम, यानी कि एक तमिल के लिए अलग से स्टेट बना दिया जाए, इसकी डिमांड उन्होंने 1980s के समय में कर दी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई और उन्होंने किया। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, उन्होंने कहा भाई हमें एक तमिल इलम दे दो, यानी एक हमारा स्टेट दे दो, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए। इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर, क्योंकि भाई वो भी नहीं चाहते सिनला कि भाई उनको कोई बेनिफिट दिए जाए, और तमिल भी चाहते हैं कि हमें बेनिफिट्स मिले। तो ये जो है एक कॉम्पोजिशन इस तरीके का बन गया कि इनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बिटवीन 1970s एंड 1993 बेल्जियंस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 times to work out an arrangement that would make everyone to live together। यहाँ पर क्या हुआ, 1970s 1993 के समय पर बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन आया जो ये कह रहा है कि हम लिव टुगेदर, यानी एक साथ रहेंगे, हम एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को जो है हम नीचा नहीं दिखाएंगे और एक दूसरे का साथ देकर देश को आगे बढ़ाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर डच भी और फ्रेंच भी एक बराबर होंगे, किसी को ना ज़्यादा ना किसी को ना कम, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बराबर बराबर संख्या में वहाँ पर जो है लोग रहेंगे गवर्नमेंट के अंदर। Many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country। यहाँ पर ये हुआ कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है 2 रीजन्स के अंदर सभी जो है इक्वल रहेगी, कोई जो है पावर जो है सब में शेयर कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिनला की तरह एक ही तरीके की कम्युनिटी को सपोर्ट करें और दूसरे को कोई सपोर्ट ना मिले। फिर है ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल के अंदर में भी सेपरेट गवर्नमेंट होगी और दोनों जो लैंग्वेज वाली जो कम्युनिटी है उसको एक जैसा ही वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। There is also provision of community government elected by people belonging to one language community which has the power regarding cultural education and language related issues। तो यहाँ पर ये भी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी अपनी अपनी बना सकते हैं। जैसे जर्मन 1% ही थे तो वो चाहते हैं कि एक ही प्रकार की जो पब्लिक है उसी को बेनिफिट ना मिले, इसलिए अपनी कल्चरल गवर्नमेंट, अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ, अपने कल्चर को प्रमोट करो, अपनी एजुकेशन को प्रमोट करो और अपने लैंग्वेज वगैरह को भी जो है आप प्रमोट कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको रोक टोक नहीं की जाएगी और पूरी तरीके से हेल्प भी
की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो ये मतलब पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है या ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। देखो इसकी वजह से ज़्यादातर जो हमारे समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हैं उनके बीच में झगड़े, लड़ाई या उनके बीच में मतभेद ये नहीं होने देता है। पावर शेयरिंग इज़ गुड, द स्पिरिट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये उसकी आत्मा है, अंतरात्मा है एक तरीके से। अगर ये ना हो तो डेमोक्रेसी भी सही से नहीं चल पाएगी। A democratic rule involves sharing with those affected by its exercise and who have to live with its effect। देखो डेमोक्रेटिक रूल जो है यानी कि लोकतंत्र जो है वो इसके साथ साथ ही इफेक्ट में रहेगा। अगर ये नहीं है इसका मतलब जो है वो भी उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। एंड हु हैव टू विल लिव विद इट्स इफेक्ट, और जो लोग इसके साथ डेमोक्रेसी के साथ रह रहे हैं अगर वो पावर शेयरिंग के साथ नहीं रहेंगे तो आपस में उन लोगों की कभी भी नहीं बनेगी, और जब उनकी कभी बनेगी नहीं तो लोकतंत्र हो या ना हो इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कितने प्रकार से है पावर शेयरिंग। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। जैसे आप नीचे देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरल गवर्नमेंट पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एक तरीके हैं जिनमें पावर शेयरिंग हो रखी है। तो सबसे पहला हमारा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो लेजिस्लेटर उसका नियम कानून बनाने का काम है, वो अपना नियम कानून बनाने का काम करेगा, यानी हमारी सरकार जिसे हम चुनकर भेजते हैं। एग्जीक्यूटिव देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करेगा, उन नियम कानून को लागू करेगा। और जुडिशरी यानी कि वो जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो रहा है, उनमें अगर कोई कमी आ रही है या फिर सरकार उसका फ़ायदा उठा रही है या एग्जीक्यूटिव उसका फ़ायदा उठा रहा है या फिर जनता कोई भी गलत कार्य कर रही है तो उसको न्याय देना जुडिशरी का काम है। तो इन 3 अलग अलग भागों में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है पावर्स का, और ये इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है फेडरल गवर्नमेंट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे अ जनरल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, यानी पूरे एक देश की एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और छोटे छोटे जो उनके शहर हो, छोटे छोटे जो उनके राज्य हों उनके अंदर अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, यानी रीजन्स में अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। ऐसा हो गया एग्जाम्पल में यूएस से यानी अमेरिका। Power may also be shared among different social groups such as the religious and linguistic groups, example community government in Belgium। तो आपने देखा कि वहाँ पर जो है फ्रेंच और डच उनको तो मिलाकर उनकी जो है एक सरकार बना दी गई जिसमें दोनों को आधी आधी रिप्रेजेंटेशन दी गई, पर उनके यहाँ पर 1% जर्मन भी थे, तो वो भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। या फिर कोई ऐसा तबका जिसके पास कुछ लोग हैं, वहाँ पर बहुत सारी उनकी पब्लिक है, तो वो भी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस तरीके का भी प्रोविज़न होता है। फिर आता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स and movement control or influence those in power। Power sharing arrangement can also be seen in the way of political parties। जैसे political parties हैं, जैसे आपके भारत के अंदर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है। कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबे कुचले ग्रुप है, यानी जिनको दबाया गया है, जैसे SC ST OBC, और मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, उनके खिलाफ कोशिश करते हैं पावर पर रोक लगाई जाए। मान के चलो इस तरीके से कि जहाँ पर सभी को ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो अपनी पॉइंट्स, अपने बात को रख सके। अगर वो नहीं रख पाता है यानी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। इसी कारण से इस तरीके का भी अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग के अंदर कि जिसको लग रहा है कि वो अभी हाशिए पर है या उसको लग रहा है कि उसको दबाया जा रहा है तो वो अपनी बात रख सकता है। तो पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर इतना ही था। पावर शेयरिंग चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के हिसाब से, तो मैंने आज उसके नोट्स आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नए चैप्टर्स लाते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो इस कारण से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।